हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। चलिए हम आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। Now question number 11, find the odd one out. Yes, find the odd one out. And what's the mean of odd one out? Odd one out means different. इन चारों में से ऐसा कौन है जो सबसे अलग है? तीन तो किसी ना किसी मैनर से सिमिलर हैं और वन ओड वन आउट, ओड वन यानी बाकी सबसे अलग। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ए पार्ट में हमें ऑप्शन दिया था MOPR। हमने देखा M और O के बीच में वन अल्फाबेट का गैप है, P और R के बीच में भी वन अल्फाबेट का गैप है, यानी MNO PQR इस तरह से है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स के बीच में एक अल्फाबेट गायब है और लास्ट के दोनों अल्फाबेट के बीच में भी एक अल्फाबेट गायब है। ये दोनों कंटिन्यू हैं, JKLMNO P। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यू है, इनके बीच में कोई अल्फाबेट का गैप नहीं है, ये सीरीज है। तो हम देखते हैं बी पार्ट में क्या हो रहा है। के के बाद एक अल्फाबेट L गायब है, फिर M के बाद N कंटिन्यू है, जैसे यहाँ O के बाद P था उसी तरह M के बाद N है, लेकिन N के बाद फिर एक अल्फाबेट O गायब है, उसके बाद P है, यानी मिसिंग है। स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स के बीच में वन अल्फाबेट मिसिंग है और लास्ट के टू अल्फाबेट के बीच में भी इन बिटवीन वन अल्फाबेट इज मिसिंग। सो फर्स्ट और ए पार्ट और बी पार्ट में यही रूल फॉलो हो रहा है। चलिए सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में हमने देखा R और S, इसके बीच में तो कोई अल्फाबेट मिस ही नहीं है, नील। देखिए PQRS, जबकि इनमें क्या था, पहले टू अल्फाबेट्स के बीच में एक अल्फाबेट मिस था, लेकिन यहाँ पर मिसिंग नहीं है। इन दोनों के बीच तो मिसिंग है लेकिन यहाँ मिसिंग नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, क्योंकि ऐसा देखिए डी पार्ट में भी ऐसा हुआ है, बी और डी के बीच में C, E और G के बीच में F, यानी बाकी इनमें ए पार्ट, बी पार्ट एंड डी पार्ट, इन तीनों में तो सेम रूल फॉलो हो रहा है कि स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स के बीच में एक अल्फाबेट गायब है और लास्ट के टू जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में भी एक अल्फाबेट मिसिंग है। लेकिन सी पार्ट में स्टार्ट के टू अल्फाबेट्स के बीच में एक अल्फाबेट मिसिंग नहीं है। सो ओड वन आउट इज सी पार्ट, सो आवर राइट आंसर इज C, RSTV. Now move to next question. Next question, that is question number 12. There is a certain relationship between figures 1 and 2. यहाँ पर 1 और 2 में कोई एक रिलेशनशिप है, वही आगे 3 और 4 में भी है। तो आपको बताना है ऑप्शन विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर 4। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स ये जो फिगर 4 है यहाँ पर कौन सी फिगर इनमें से आएगी। तो जरा अच्छे से समझिएगा बेटा। देखिए 1 और 2 फिगर को हम स्टडी करते हैं कि यहाँ इस फिगर से ये फिगर कैसे बनी। तो हमने देखा कि क्या है, फर्स्ट फिगर बाहर एक सर्कल है तो अंदर भी एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है, और अंदर जब सर्कल इस तरह से बनाया है और उसके बीच में से ये लाइंस को हटा दिया गया है, बाहर जो है वही अंदर बनाया, यानी इस फिगर में भी बाहर इस तरह से जो फिगर है अंदर भी इसी तरह से एक फिगर यानी स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर के बीच से ये लाइंस बीच में से हटा देंगे। तो ऐसी फिगर हमें चाहिए और वो फिगर कौन है, यहाँ पर बी पार्ट में है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्कल था तो अंदर भी एक सर्कल बन गया, फर्स्ट और सेकंड फिगर में यही है, और अंदर जो सर्कल बना तो बीच में से इसे अनशेडेड कर, यानी बीच में से वाइट फिल कर दिया गया, यानी यहाँ कोई आपको ये जो लाइंस का जॉइंट था, ये लाइन का जॉइंट यहाँ से गायब हो गया। तो ऐसा ही हमें यहाँ करना है। बाहर फिगर कौन सी थी, स्क्वायर, यानी अंदर यहाँ भी कौन सी फिगर बनेगी, स्क्वायर, और अंदर क्या कौन सा कलर फिल कर देंगे, व्हाइट कलर। तो ऐसी फिगर कौन सी है, दैट इज क्वेश्चन बी पार्ट। Clear? Now move to next question, question number 13. Find the odd one out. Here are 4 options, KNQ, PSV, TWY and MPS. चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हम किस रूल से फाइंड आउट करें कि विच इज ओड वन आउट, इनमें से एक अलग कौन है। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर नंबर 13। देखिए आपके पास ए पार्ट में ये था बी, सी और डी, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हमें देखना है इनमें आपस में ऐसे क्या है कि के के बाद एन कैसे आया, एन के बाद क्यू कैसे आया। तो देखिए क्या था, के के बाद एन किस तरह से आ रहा है, के के बाद +3 यानी एन। देखो के बाद में बीच में क्या, के जे के एल एम, और तीसरे नंबर पे आ रहा है के बाद, के यहाँ था, के बाद 1 2 थर्ड नंबर पे एन आ रहा है ना, तो यानी बीच में से 3 का गैप, मतलब 2 का गैप है और थर्ड नंबर पे एन आ रहा है। ठीक है, बीच में से 2 अल्फाबेट गायब हैं, के और एन के बीच में जे के एल एम गायब है, एन आ गया। उसके बाद
OP गायब है, Q आ गया। यानी जो अगला नेक्स्ट अल्फाबेट है, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं K और N के बीच में 2 अल्फाबेट्स का गैप है, या ये हम कह सकते हैं कि K के बाद थर्ड नंबर पर N आएगा और N के बाद थर्ड नंबर पर Q आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। सेम इसी तरह से P के बाद थर्ड नंबर पे S आता है, S के बाद थर्ड नंबर पे देखिए करके देख लीजिए, S P Q R S, S के बाद T U और उसके बाद V, यानी S के बाद 1 2 3 थर्ड नंबर पे V आ रहा है ना। तो इस तरह से +3 है, यहाँ भी +3 है। अब हम देखते हैं TWY, T के थर्ड नंबर पे W, लेकिन W से Y थर्ड नंबर पे नहीं है, क्योंकि देखो W X Y सेकंड, W के बाद सेकंड नंबर पे ही आ गया Y, ठीक है। थर्ड नंबर पे तो Z आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Y है, तो ये एक डिफरेंट हो गया। बाकी सब में क्या था, +3 +3 +3 +3 +3 +3, लेकिन इस C पार्ट में W के बाद 3 थर्ड नंबर पे Y नहीं आ रहा, यानी बीच में 2 अल्फाबेट गायब नहीं है। W और Y के बीच में केवल एक अल्फाबेट गायब है, बाकी सब में 2 अल्फाबेट्स गायब थे, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 अल्फाबेट गायब है, W X Y। जबकि यहाँ क्या है, P Q R S, यानी 2 अल्फाबेट्स का गैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 अल्फाबेट मिसिंग है दोनों के बीच में। तो इस तरह से डिफरेंट, ओड वन आउट, आंसर इज C पार्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज सेलेक्ट द ओड वन आउट। A पार्ट G8 15, H9 17, U20 42, A2 3। तो देखिए ये किस तरह से बने हैं कि G से 8 कैसे बना, फिर 15 कैसे बना। तो चलिए समझते हैं इसे हम इसके आंसर से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन जो है वो है G8 एंड 15। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक, अगर हम अल्फ़ाबेट्स गिन काउंट करें तो देखिए A के लिए 1, B के लिए 2, इस तरह से 1 2 3 4 सबके लिए कोड्स होता है। तो 26, A का होता है 1 और लास्ट में Z तक होता है 26। तो इस तरह से G कितने नंबर पर आता है, तो हम अगर काउंट करें कि G कितने नंबर पर आता है, तो देखेंगे A B C D E F G। यहाँ A का कोड 1 2 3 4 5 6, G का कोड कितना है 7। अल्फाबेटिक कोड मीन्स यहाँ G का जो अल्फाबेटिक नंबर है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें G का अल्फाबेटिक नंबर क्या है 7, ठीक है। तो G का अल्फाबेटिक नंबर है 7, तो G की जगह मैंने रखा 7। अगले नंबर 8 दिया हुआ है, इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो लास्ट नंबर जो थर्ड नंबर है वो रिजल्ट के रूप में आ रहा है। यहाँ रूल आपको समझ में आ गया, यानी पहला जो अल्फाबेट दिया है उसका अल्फाबेटिक नंबर लिखिए, उसको सेकंड नंबर के साथ ऐड कर देंगे और रिजल्ट के रूप में थर्ड नंबर आना चाहिए। ये रूल यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो देखिए H के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है 8, H 8 नंबर पे आता है। उसके बाद हम उसमें 9 ऐड करेंगे, जो सेकंड नंबर है उसको ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट के रूप में 17 आ रहा है। यानी दोनों में सेम रूल वर्क कर रहा है। लेकिन C पार्ट में क्या था, U का अल्फाबेटिक नंबर होता है 21, यानी U अल्फाबेट्स में 21 नंबर पे आता है। उसके बाद हम इसमें 40, जो नेक्स्ट नंबर था 20, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, ये है नेक्स्ट नंबर जो कि है 20, ये था 20 यहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं 21 + 20 दैट इज 41 हो रहा है, लेकिन थर्ड नंबर क्या आ रहा है 42, और जबकि था क्या कि इन दोनों को ऐड करने पर थर्ड नंबर आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर थर्ड, तो इन दोनों को ऐड करने पर तो 41 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे रखा है 42, यानी कि ये डिफरेंट है C पार्ट। D पार्ट में अगर हम देखें तो वही है, A के लिए कोड क्या है 1 1 + 2 3, यानी कि A B और D तीनों में सेम रूल वर्क कर रहा है, लेकिन C पार्ट में सेम रूल वर्क नहीं कर रहा। सो इट इज द राइट आंसर, यानी ऑड वन आउट आंसर इज C पार्ट। क्लियर बेटा, क्योंकि यहाँ 41 आना चाहिए था लेकिन 42 दे रखा है, इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर अब हम आ गए हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ दिस फिगर इज रिलेटेड टू दिस इन सम वे, ये फिगर और ये फिगर आपस में किसी तरह से रिलेटेड हैं, सेम वे उसी तरीके से
दिस फिगर इज रिलेटेड टू व्हाट, इस फिगर से नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। तो हम इसमें आसान सा था काफी, देखिए ये फिगर इस तरह से वर्टिकल था और इसको हमने क्या किया, इस तरह से है और उसे ऐसे कर दिया, इस तरह से बनी हुई थी, हमने उसे इस तरह से कर दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, उसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 90 डिग्री के टर्न पर घुमा दिया। ठीक है, तो सेम ऐसा ही हम इस सर्कल के साथ करेंगे। इस सर्कल को जब हम घुमाएंगे तो आंसर देखिए हमारे पास 15 में क्या आ जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी पार्ट हो जाएगा। जब हम इस सर्कल को इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे पकड़ के यूं इस तरह से अगर घुमाएंगे तो जो शेडेड पोर्शन है वो सामने की तरफ आ जाएगा और ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ आ जाएगा। सो राइट आंसर इज 15। समझ में आ गया, ये इस तरह से वर्टिकल था, इसको हमने इस तरफ से घुमा दिया है, यूं घुमा दिया है, तो ऐसी फिगर बन गई। तो इसको भी अगर हम यूं घुमाएंगे यानी 90 डिग्री पर अगर हमने उसे ऐसे टर्न किया है तो इस सर्कल को भी 90 डिग्री पर ऐसे टर्न करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ओड वन आउट। फिर से हमें देखना है कि इन चारों में से ओड वन आउट क्या है। तो हम देखते हैं कि 16 में कौन सा रूल वर्क कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है GHI। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है GHI, तो G के बाद नेक्स्ट लेटर H, H का नेक्स्ट लेटर I, यानी G के बाद +1 करेंगे तो H, +1 करेंगे तो I। ठीक है, इसी तरह UVW यानी U में +1 करें, V में +1 करें, W। ठीक है, ये सब में यानी 1 1 प्लस हो रहा है। लेकिन C पार्ट में हम देखते हैं, C में K में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए था, L आना चाहिए था, लेकिन L की जगह क्या दिया हुआ है M, और M में 1 ऐड करते तो N आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया है L। तो यहाँ पर क्या रूल हो गया, देखिए K में 2 ऐड करने पर M आ रहा है और M में से -1 यानी M से एक पहले चले तो आ रहा है L, यानी इसमें रूल गड़बड़ हो गया। बाकी सब में तो देखिए क्या है, यहाँ भी यही है, W 1 ऐड करेंगे X, X में 1 ऐड करेंगे Y, यानी A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट, इन तीनों में तो सेम रूल वर्क कर रहा है, लेकिन C पार्ट में सेम रूल वर्क नहीं कर रहा। सो आवर राइट आंसर इज C पार्ट। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। here is question number 17, select the odd one out। odd one out आपको चूज करना है, तो देखिए यहाँ भी हम किस तरह से odd one out चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, select the odd one out। odd one out हमें चूज करना है, 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमने क्या किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 4 ऑप्शन थे आपके पास इस तरह से, तो C से G, G से N कैसे आया। हमने देखा कि C से G कैसे आ रहा है, C के बाद D, D से E, F, G, यानी C से 4th नंबर पर 1 2 3 4th नंबर पर आ रहा है G, और G से 7 नंबर अगर हम आगे चलेंगे तो आ रहा है R। इस तरह से यहाँ पर गैप बना हुआ, सॉरी G के बाद आ रहा है 7 नंबर पर N आ रहा है इस तरह से। तो C के 4th नंबर पे यानी C से 4 स्टेप्स आगे चलें तो G से 7 स्टेप्स आगे चलेंगे तो N आ रहा है। इसी तरह G से 4 स्टेप्स आगे चलें, K से 7 स्टेप आगे चलेंगे तो R आ गया। इसी तरह C पार्ट में M से 4th स्टेप आगे चले तो Q आ गया, Q से 7 स्टेप्स आगे चलेंगे तो X आएगा। अब D पार्ट में P से 4 स्टेप आगे चलें तो T आएगा, तो चलिए यहाँ भी T है। अब T से 7th नंबर पर आगे चलें तो क्या आना चाहिए था, 7 ऐड करना था, लेकिन T से 6th नंबर पर देखिएगा, T से PQRS T U V W X Y एंड Z, तो T के बाद हम देखें तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6, T के बाद Z तो 6 स्टेप पर ही आ गया, लेकिन बाकी सब में क्या था, 7 स्टेप्स आगे चल रहे थे, 7 स्टेप्स आगे चल रहे थे, 7 स्टेप्स आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ 6 स्टेप पर ही आ गया, यानी इसने रूल तोड़ दिया, रूल ब्रेक कर दिया है। तो सो डिफरेंट आंसर इज डी पार्ट, ओड वन आउट आंसर इज डी पार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18, there is a certain relationship between the pair of figures on either side of this similarity sign. Identify the relationship on the left side and find the missing figure। देखिए हमारे पास यहाँ एक फिगर है, पहली 1 और ये 2, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर। तो फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर कैसे बनी, हमने क्या देखा कि यहाँ कॉर्नर पर सर्कल था, कितने सर्कल थे, 1 2 3 सर्कल्स थे।
उल्टा कर दिया। अगली बार क्या किया, सर्कल को तो बड़ी फिगर बना दिया गया और कॉर्नर पर 3 स्क्वायर्स लगा दिए गए। देखिए जो यहाँ कॉर्नर पर सर्कल से इसको एक बड़ी फिगर में बना दिया और जो बड़ी फिगर थी उसे छोटी फिगर कॉर्नर पर यहाँ 3 स्क्वायर्स में चेंज कर दिया। तो सिमिलरली हम इस फिगर में भी क्या करेंगे, अभी बाहर बड़ी फिगर कौन है, ट्राइंगल, तो नेक्स्ट फिगर में छोटी फिगर यानी कॉर्नर पर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल, और ये जो स्क्वायर थे ये बड़ी फिगर यानी बड़ा फिगर, इस तरह से स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा और इसके कॉर्नर पर ट्राइंगल्स बनेंगे। इस तरह से कॉर्नर्स पर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 1 2 3 ट्राइंगल्स। तो ऐसी फिगर कौन सी है कि बड़ा स्क्वायर और इसके कॉर्नर पे ट्राइंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल कॉर्नर पर ये दो थी, लेकिन इसमें तो ट्राइंगल और यहाँ पर लाइन कट रही है, इस तरह से यहाँ नहीं थी हमारी फिगर। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, इस तरह से कॉर्नर पर देखिए ये स्क्वायर, इसमें क्या कर दिया गया, 2 स्क्वायर, जबकि बाहर क्या है, केवल 1 स्क्वायर ही बनना था, 1 स्क्वायर, और यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से 3 ट्राइंगल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल पहले बड़ी थी तो बाद में छोटा हो गया, स्क्वायर छोटे थे तो ये बड़ा हो गया, उल्टा हो गया है ना। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज बी पार्ट। क्लियर। Now move to next question, that is question number 19. There is a certain relationship, वही है बेटा कि फर्स्ट और सेकंड फिगर में कोई रिलेशनशिप है और उसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि थर्ड के बाद फोर्थ फिगर क्या बनेगी। तो चलिए आपने जरा नोटिस करिए, सबसे पहले तो ये आउटर लाइंस जो साइड्स हैं इनको नोटिस करते हैं। देखिए इस फिगर में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 साइड से फिगर बनी हुई है, हेक्सागन बना हुआ है। और अगली फिगर में क्या हो गया, एक साइड कम हो गई, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 6 थी तो यहाँ 5 साइड्स। तो सिमिलरली यहाँ 4 साइड्स हैं स्क्वायर में, 1 2 3 4, तो अगली साइड फिगर कौन सी बननी चाहिए, जिसमें 3 साइड्स हो, और 3 साइड्स वाली फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। इस तरह से हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। अब एरो की बारी आती है कि चलो ट्राइंगल वाले ऑप्शन कितने थे, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, अब ट्राइंगल वाले ये 2 ऑप्शन है, लेकिन अब इन दोनों में से एरो कहाँ आएगा। तो चलिए हम देखते हैं एरो के बारे में कि एरो कहाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम, आपके सामने इस तरह से फिगर बनी हुई थी, तो हमने देखा रोटेशन ऑफ एरो, एरो का रोटेशन कैसा होगा, उसके लिए देखिए बेटा रोटेशन किस तरह से, हमें एरो के बारे में साइड्स तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर 6 थी तो यहाँ 5 साइड्स हो गई हैं, यहाँ 4 थी तो यहाँ पर 3 साइड्स होंगी, और 3 साइड्स वाली फिगर को क्या कहा जाता है, ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन अब इसमें एरो कहाँ आएगा। तो हमने देखा सबसे पहले फिगर में, अगर देखिए अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये एरो और इस एरो में क्या अंतर है, ये इस एरो को एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, जिस तरफ से, जैसे घड़ी की जो नीडल्स हैं वो कैसे चलती हैं, घड़ी की सुई इस तरह से चलती हैं, और एंटी क्लॉक क्या होता है, उसका उल्टा साइड में चलना। तो इस एरो को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया और ये यहां से यहां तक आने में इसने मैथमेटिकली अगर हम मेजर करें तो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन आप अभी 135 डिग्री का एंगल ऐसे समझ नहीं पाएंगे, तो चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये 4 साइड्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड। अभी ये जो एरो ऐसे था तो मैंने यहां पर इसे ऐसे लगा दिया, ठीक है। अगली फिगर में ये एरो कहां पहुंच गया, यहां से चलकर घूमकर यहां आ गया, इस सामने यहां आ गया, देखिए यहां आ गया था, यानी यहां से चलना स्टार्ट हुआ और चलते 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 यहां आ गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ, और नॉर्थ से फिर वेस्ट पर आ गया। तो सिमिलरली हम यहाँ देखें कि हमारा एरो यहाँ पर इस तरह से था, साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर है, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पहले ईस्ट आएगा, जैसे यहाँ से चला था तो पहले नॉर्थ और फिर वेस्ट, तो यहाँ से चलेंगे तो पहले ईस्ट और ईस्ट के बाद हम पहुंचे यहाँ नॉर्थ, यानी ये एरो घूमकर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ नॉर्थ में आना चाहिए, ये एरो यहाँ से घूमकर सीधा इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए। तो ऐसी फिगर कौन सी थी, हमारे 4 जो ऑप्शंस थे हमने देखा, ऐसी फिगर हमारे पास है डी पार्ट में, जिसमें ये एरो घूमकर और ऊपर आ जाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द ओड वन आउट। काफ़ी क्वेश्चंस हमने इस तरह से किए हैं। अल्फ़ाबेट्स में जनरली आपने देखो सब में देखा, जितने भी ओड वन आउट के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सबके अंदर क्या था, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से सेकंड अल्फ़ाबेट कितने स्टेप्स आगे है या कितने स्टेप्स पीछे है, बस इसी रूल से हम देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ए पार्ट में ऑप्शन था MNO, ऑप्शन था MNO, तो M से N
यानी कंटिन्यू है, बीच में MNOP यानी कहीं कोई गैप नहीं है, लगातार वन स्टेप आगे, M से वन स्टेप आगे N से +1 करेंगे तो O में +1 करेंगे तो P, इस तरह से चल रहे हैं। तो EFGH यहाँ भी लगातार कंटिन्यूएशन है, कोई अल्फ़ाबेट बीच में मिसिंग नहीं है। JKLM यहाँ भी J के बाद कंटिन्यूअस, K के बाद कंटिन्यूटी L के बाद कंटिन्यूअस M। ठीक है, अब यानी सब में सेम रूल चल रहा है। अब डी पार्ट में क्या हुआ, PQRS, R के बाद S, ठीक है, अभी S के बाद T, सही है, अभी T के U आना चाहिए, T के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए था, U, लेकिन आ क्या गया यहाँ V, यानी बाकी सब में तो 1 स्टेप चल रहे हैं, लेकिन यहाँ T के बाद 2 स्टेप आगे जाने पर V आ रहा है। तो डिफरेंट आंसर कौन सा हो गया, D पार्ट। सो द ओड वन पार्ट इज D। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज देखी, जो चैप्टर हमारे पास था एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, इसमें आप अच्छे से समझ गए हैं कि ओड वन आउट के क्वेश्चंस हैं या कोई सिमिलर रूल 2 फिगर्स में या 2 नंबर्स में चल रहा है और वही रूल आगे किस तरह से फॉरवर्ड करना है, ये हमें ढूंढना था। तो आपने जनरली देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन, फिगर्स के क्वेश्चंस थे, कुछ अल्फ़ाबेटिक थे, कुछ मिरर इमेज थी, कुछ इस तरह से फिगर्स के थे और कुछ नंबर से रिलेटेड थे। तो सभी में कुछ ना कुछ रूल चल रहा होता है, जैसे आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में अलग अलग देखा। इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसमें साउंड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन।